नमस्कार दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल पवन सर जेके हम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, क्या है घरेलू हिंसा? दोस्तों घरेलू हिंसा एक कर्क रोग की समान है, एक कैंसर जैसी भयावह बीमारी के समान है। ठीक है, जिस घर में घरेलू हिंसा का प्रवेश हो गया, मान लो उस परिवार के लिए नरक के रास्ते सारे के सारे यहीं पर खुल जाते हैं। ठीक है, देखो घरेलू हिंसा के दुष्परिणाम क्या हैं? गरीबी, निर्धनता घरेलू हिंसा से पनपती है। जहाँ पर घरेलू हिंसा होती है वहाँ के लोगों की, वहाँ पर अगर कोई घरेलू हिंसा नहीं करने वाला होता है उनमें, उसका भी क्या होता है, घरेलू हिंसा से जो उसका माइंड वॉश होता है। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, कार्य शक्ति जो है उसकी घट जाती है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, इन सारे इन समस्याओं में गिर जाता है। तो फिर उसे काम करने की या फिर कुछ क्या गलत है क्या सही है उसके लिए निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। सुबह से शाम जैसे पागल कुत्ते को देखा होगा आपने कभी, उसकी तरह घूमता रहता है। जिस घर में घरेलू हिंसा होती है उस घर का व्यक्ति जो है पागल कुत्ते के समान घूमता रहता है। ठीक प्रकार से वह किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता। अब निर्णय नहीं लेगा तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा तो गरीबी होगी कि नहीं होगी। अब सुबह से शाम अगर घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ के लोगों का मानसिक शोषण होगा। यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अपने माइंड पर। ठीक है ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, मानसिक शोषण होगा। तो यहाँ पर मानसिक शोषण होने से लगभग पागलपन के भी लोग शिकार हो जाते हैं। पागलपन के भी लोग जो हैं शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और अक्सर देखा जाता है कि अगर कहीं पर घरेलू हिंसा है तो जब निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय अगर नहीं ले पाते तो वो बच्चों को भी जो है पढ़ा नहीं पाते। तो इससे क्या अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है। घरेलू हिंसा मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बीमारी है। अगर बात करें आत्महत्या की, धारा नंबर 1 में क्या है, प्रस्तावना में क्या है, ये अधिनियम जो है इसका संक्षिप्तीकरण जो है इस प्रस्तावना में दिया होता है। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए, ये सारे कितने इसमें जो धाराएं हैं, क्या क्या प्रावधान किया कि वो टोटल क्या है, एक संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं कि पूरे अधिनियम को एक छोटा रूप जो है प्रस्तावना में दिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये अधिनियम कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, फिर है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में क्या है, घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा नंबर 3 इंपॉर्टेंट है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है और हम घरेलू हिंसा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो घरेलू हिंसा की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा नंबर 3 में। ये याद कर लेना, धारा नंबर 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? परिभाषा किसी भी महिला के जीवन चक्र पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव क्या है? घरेलू हिंसा है। धारा नंबर 3 याद कर लेना। धारा नंबर 3 में क्या है, किसी भी महिला के जीवन चक्र पर पड़ने वाला विपरीत प्रभावी क्या घरेलू हिंसा है। यह बात धारा नंबर 3 में कही गई है। धारा नंबर 4 में क्या है, संरक्षण अधिकारी को महिला जो है हिंसा की जानकारी देगी, ये धारा नंबर 4 में प्रावधान किया गया है कि जो महिला के साथ जो घटनाएं है उसके बारे में जो है अपने संरक्षण अधिकारी को जो है
उसको क्या करेगी, हिंसा की जानकारी देगी। उसके बाद है धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 में क्या प्रावधान किया गया है, महिला के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। महिला के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। समझ में आ रहा है? धारा नंबर 5 में वह संरक्षण अधिकारी के पास जब जाएगी तो संरक्षण अधिकारी जो है महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देगा कि तुम्हारी जो है ये अधिकार है, अधिकारों की जानकारी देगी। इसके बाद है धारा नंबर 6, आश्रय गृह या सेवा प्रदाता के पास छोड़ा जाएगा महिला को। सेवा प्रदाता के पास छोड़ा जाएगा। ठीक है। धारा नंबर 6 में क्या प्रावधान किए गए, महिला को जो है सेवा प्रदाता के साथ जो है पास छोड़ा जाएगा। वह सेवा प्रदाता कौन होगी, वह सेवा प्रदाता कौन होगी, ओनली फॉर वह महिला ही होगी। यह धारा नंबर 10 में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 के तहत क्या होगा, महिला की मेडिकल जांच होगी। ठीक है। क्या होगी, महिला की मेडिकल जांच होगी, उसके स्वास्थ्य की जांच होगी, उसके साथ मारपीट जो हुई है। ठीक है। तो उसको लेकर क्या होगी, मेडिकल जांच होगी महिला को। एक बार रिपीट कर लेते हैं। धारा नंबर 1 में क्या प्रस्तावना दी गई है, 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया, अमल में लाया गया। धारा नंबर 2 में महिला जो है, पीड़ित महिला जो है मजिस्ट्रेट के पास जाएगी अपनी शिकायत लेकर। ठीक है। धारा नंबर 3 में कि किसी महिला के या किसी भी व्यक्ति के जीवन चक्र पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव ही क्या है, घरेलू हिंसा है। धारा नंबर 4 में क्या है, महिला जो है संरक्षण अधिकारी को, जो महिला का संरक्षण अधिकारी होगा उसे वह हिंसा की जानकारी देगी कि मेरे साथ जो है मारपीट हुई है या मुझे जो है मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। ठीक है। इसके बारे में क्या करेगी, जानकारी देगी। फिर धारा नंबर 5 में क्या, महिला जो है पीड़ित महिला के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी संरक्षण अधिकारी के द्वारा। ठीक है। फिर है धारा नंबर 6 में। धारा नंबर 6 में क्या है, महिला को आश्रय गृह या सेवा प्रदाता के पास छोड़ा जाएगा, वह सेवा प्रदाता ओनली फॉर महिला होगी। ठीक है। धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में फिर क्या होगा, महिला की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल होगा, महिला का स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अगर महिला को पीटा गया या फिर उसका यौन उत्पीड़न हुआ है तो इसको लेकर क्या है, महिला की मेडिकल जांच होगी। ठीक है। फिर है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 है और धारा नंबर 9, ये दोनों के दोनों जो हैं संरक्षण अधिकारी से संबंधित हैं। धारा नंबर 8 में क्या है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी धारा नंबर 8 में। ठीक है। और धारा नंबर 9 में क्या है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया धारा नंबर 9 में। फिर है धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 में क्या प्रावधान किए गए, सेवा प्रदाता केवल महिला ही होगी, केवल महिला ही होगी। सेवा प्रदाता जो है वह महिला ही होगी। ठीक है। इसके बारे में जो है धारा नंबर 10 में ये प्रावधान किया गया है कि सेवा प्रदाता के लिए प्राथमिकता जो है केवल महिला को दी जानी चाहिए। धारा नंबर 12 में क्या प्रावधान किया गया, 3 दिन के अंदर, रिपोर्ट पेश करवाने के
3 दिन के अंदर पहली सुनवाई, क्या है, पहली सुनवाई की जानी चाहिए महिला की, ये प्रावधान किया गया। ठीक है। और 60 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर जो है इसके बारे में जो है वो मतलब फैसला देना होगा, दिन के अंदर केस का निपटारा। ठीक है, केस का निपटारा। फिर है धारा नंबर 13। धारा नंबर 13 में क्या है, संरक्षण अधिकारी के द्वारा, संरक्षण अधिकारी के द्वारा, संरक्षण अधिकारी के द्वारा महिला को मजिस्ट्रेट से मिलाना। ठीक है। फिर है धारा नंबर 14। इसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा सेवा प्रदाता की नियुक्ति, सेवा प्रदाता की नियुक्ति। ठीक है, इसके बारे में प्रावधान किया गया। देखो धारा नंबर 14 और 10 में फर्क है, इसे एक मत समझना। यहाँ क्या कह रहा है कि सेवा प्रदाता केवल जो है महिला को प्राथमिकता दी जाएगी सेवा प्रदाता के लिए। ठीक है। और 14 में क्या है, राज्य सरकार के द्वारा जो है सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, न कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। फिर है धारा नंबर 16। धारा नंबर 16 में क्या है कि पीड़ित महिला से बंद कमरे में पूछताछ, ठीक है, की जाएगी। देखो एक बार रिपीट करते हैं। धारा नंबर 8 में क्या प्रावधान किया गया, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। महिला के लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी यदि कोई महिला पीड़ित है। फिर है धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 में क्या, जो संरक्षण अधिकारी जो है ना उसके कर्तव्य दिए गए। तो धारा नंबर 8 और 9 ये दोनों के दोनों संरक्षण अधिकारी से संबंधित है। फिर धारा नंबर 10 में क्या है कि जो पीड़ित महिला उसके लिए सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाएगी। वह कहाँ से ली जाएगी, सेवा प्रदाता, ये जो है किसी NGO से ली जा सकती है, या फिर कोई ट्रस्ट जो वगैरह जो होते हैं वहाँ से भी ली जा सकती है, या फिर समाज की वह कोई मतलब कार्यकर्ता हो। ठीक है, तो महिला को ही वरीयता दी जाएगी। इसमें धारा 10 में ये बात कही कि सेवा प्रदाता के लिए केवल महिला को ही प्राथमिकता दी जाएगी। फिर है धारा नंबर 12। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि 3 दिन के अंदर महिला की पहली सुनवाई की जाएगी और 60 दिन के अंदर केस का निपटारा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान किया गया धारा नंबर 12 में। फिर 13 में क्या प्रावधान किया गया, संरक्षण अधिकारी के द्वारा महिला को मजिस्ट्रेट से मिलाएगा। संरक्षण अधिकारी जो है वह महिला और मजिस्ट्रेट के बीच की कड़ी इन दोनों को मिलाने का कार्य कौन करेगा, मजिस्ट्रेट, धारा नंबर 13 के तहत। फिर 14 में क्या प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाएगी। बात फिर से बता रहा हूँ, धारा नंबर 14 और 10 में फर्क है। यहाँ पर महिला को वरीयता देने की बात कह रहा है, यहाँ पर सेवा प्रदाता की नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है। फिर है धारा नंबर 16। धारा नंबर 16 इसमें क्या कह रहा है कि पीड़ित महिला जो है, पीड़ित महिला है भाई, कोई महिला उसके साथ किसी भी प्रकार का मतलब यदि शोषण हुआ है तो वह महिला जो है बंद कमरे में ही आपको बयान दे सकती है। ठीक है ना, देगी। इसके बारे में जो है ये प्रावधान किए गए धारा नंबर 16 में। ठीक है, मानो कि कोई महिला उसका यौन शोषण हुआ है,
ठीक है, उसका बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ उसके साथ, तो वह खुले में थोड़े ना इसके बारे में आपको जानकारी देगी। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया कि महिला की गरिमा को बनाए रखने के लिए मान स्वाभिमान की रक्षार्थ जो है उससे बंद कमरे में ही पूछताछ की जाएगी। इसके बारे में प्रावधान किए गए। ठीक है, धारा नंबर 18 क्या प्रावधान किया गया? महिला जो पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला के संरक्षण या फिर सुरक्षा, जिसको कहते हैं सुरक्षा का आदेश दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। ठीक है, धारा नंबर 18 में क्या प्रावधान किया गया? महिला के संरक्षण या सुरक्षा का आदेश दिया जाएगा। फिर धारा नंबर 19, धारा नंबर 19 में क्या है? पीड़ित महिला के अस्थाई परमानेंट रेजिडेंस की बात हो रही है, अस्थाई निवास का आदेश। धारा नंबर 19 में क्या प्रावधान किया गया? महिला के अस्थाई निवास का आदेश का प्रावधान किया गया है। फिर है धारा नंबर 20, इसमें क्या प्रावधान किया गया? पीड़ित महिला की मौद्रिक सहायता की जाएगी। इसके बारे में जो है दोस्तों धारा नंबर 20 में प्रावधान किया गया। ठीक है, महिला को किसी भी प्रकार से अगर पैसे की आवश्यकता है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया। धारा नंबर 21 में क्या प्रावधान किया गया? जो पीड़ित महिला उसके बच्चों की अपेक्षा, पीड़ित महिला के बच्चों की अभिरक्षा, ठीक है ना, यह धारा नंबर 21 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा नंबर 21 में। फिर है धारा नंबर 22। धारा नंबर 22 में क्या प्रावधान किया गया? महिला जो पीड़ित महिला उसकी किसी भी प्रकार से अगर हानि हुई है, नुकसान हुआ है, तो क्या है इसमें क्षतिपूर्ति का आदेश, ये धारा नंबर 22 में प्रावधान किया गया है दोस्तों। धारा नंबर किसमें? 22 में। फिर है धारा नंबर 24। धारा नंबर 24 में क्या है? महिला को, जो पीड़ित महिला है उसे, उसके लिए जो फैसला दिया गया है, ठीक है ना, उसके लिए जो फैसला दिया गया है पीड़ित महिला के फैसले की निःशुल्क कॉपी महिला को दी जाएगी। पैसा नहीं ले सकते, महिला को निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। थ्योरिकली ज़्यादा है दोस्तों थोड़ा ये। देखो धारा नंबर 24 में क्या, महिला के फैसले की निःशुल्क कॉपी महिला को दी जाएगी। ठीक है ना, महिला से पैसा नहीं लिया जा सकता। फिर है धारा नंबर 29। धारा नंबर 29 में क्या है? यदि महिला इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो क्या है, वह महिला जो है 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर दोबारा याचिका लगा सकती है। सेशन कोर्ट में जो है दोबारा जो है लगा सकती है, रिट लगा सकती है दोबारा। ठीक है,
एक बार रिपीट करें, धारा नंबर 18 में क्या प्रावधान किया गया? महिला के संरक्षण या सुरक्षा का आदेश दिया गया है धारा नंबर 18 में। अगर बात करें 19 की, तो महिला के लिए अस्थायी निवास का आदेश दिया गया है धारा नंबर 19 में। ठीक है, धारा नंबर अगर 20 की बात करें तो पीड़ित महिला की जो है मौद्रिक सहायता की जाएगी। ठीक है, पैसे वैसे की जो है सहायता की जाएगी। ठीक है, फिर है धारा नंबर 21 में क्या प्रावधान किया गया? पीड़ित महिला के बच्चों की अभिरक्षा की जाएगी। ठीक है, पीड़ित महिला के बच्चों की अभिरक्षा की जाएगी। फिर धारा नंबर 22 में क्या? क्षतिपूर्ति का आदेश। महिला का किसी भी प्रकार से यदि नुकसान हुआ है तो उसके लिए क्या है, धारा नंबर 22 में क्या आदेश दिया गया है कि महिला की जो मतलब जो है धन की या जो और अन्य किसी प्रकार की यदि महिला की कोई क्षति हुई या नुकसान हुआ तो इसके लिए पूर्ति का आदेश दिया गया है। फिर धारा नंबर 24 में क्या है कि महिला के फैसले, जो पीड़ित महिला जो परिवाद पेश करती है, ठीक है, तो उसका जो फैसला आता है उसकी कॉपी महिला को जो है निःशुल्क दी जाएगी, उसका पैसा नहीं लिया जा सकता। धारा नंबर 29 में क्या प्रावधान किया गया? यदि महिला इस मामले से जो फैसला आया है उससे संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकती है? दोबारा याचिका लगा सकती है, कोर्ट में रिट लगा सकती है। इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से संबंधित आईपीसी के धारे, इंडियन पेनल कोड की धाराएं। ठीक है, बलात्संग की परिभाषा दी गई है, की परिभाषा। ठीक है, बलात्संग या यौन उत्पीड़न की परिभाषा, यौन उत्पीड़न की परिभाषा। ठीक है, यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है किसमें? धारा 376 में। फिर है 376, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इनके लिए, इन दोनों चीजों के लिए क्या किया गया? बलात्संग या यौन उत्पीड़न के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किया गया। इसमें सजा का प्रावधान। ठीक है, धारा नंबर 376 में क्या प्रावधान किया गया? सजा का प्रावधान किया गया है यौन उत्पीड़न और बलात्संग के लिए। ठीक है, फिर है धारा 376 क्लोजिट ए, इसमें क्या प्रावधान किया गया? यदि महिला दुष्कर्म से, यह भी एक ही चीज है, दुष्कर्म से अचेतन अवस्था या मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, या महिला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो सजा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? सजा का प्रावधान। अब सजा क्या है? सजा क्या है? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों आजीवन कारावास या फांसी की सजा को जो है दंडादेश को लागू किया जा सकता है संविधान के आर्टिकल 72 के द्वारा। ठीक है, यह शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति को जो आदेश दिया, ये शक्तियां दी गई है कि या तो फांसी की सजा को माफ कर सकता है या फिर कारावास की सजा जो है इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कम किया जा सकता है। फिर है धारा नंबर 376 क्लोजिट बी। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया? पति के द्वारा पत्नी की
पत्नी की बिना सहमति संभोग करना क्या है? अपराध है। क्या है? अपराध है। ठीक है ना, अपराध है। अपराध है तो फिर इसमें क्या है? सजा मिलेगी। सजा क्या है? मिनिमम 7 वर्ष। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। धारा नंबर 375 क्या दिया गया इसमें? बलात्संग की परिभाषा दी गई है, यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, इसलिए 376 जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा आप है ना ऑब्जर्व करें, इसे ध्यान में रखें, ये पूछी जा सकती है। बात करें 376 की, इसमें क्या बलात्संग या यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 376A में क्या कि यदि महिला दुष्कर्म से, महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ठीक है, उसका दैहिक या शोषण हुआ है, दुष्कर्म हुआ है और उसके चलते महिला जो है अचेतन अवस्था में रह जाती है, फिर महिला की मृत्यु हो जाती है, तो सजा का प्रावधान किया गया इसमें क्या? आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा। ठीक है, फिर धारा 376B, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि पति के द्वारा पत्नी की बिना सहमति के यदि संभोग किया जाता है, ठीक है, उस महिला के साथ यदि सहवास किया जाता है तो वह कानूनन अपराध है। धारा 376 क्लोजिट बी के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, कम से कम 7 वर्ष की सजा होगी। देखो इसकी शर्त है एक, यदि दोनों का एक दूसरे से तलाक हो चुका है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? यदि दोनों का एक दूसरे से यदि तलाक हो चुका है तभी ये शर्त है जो है, ये जो शर्त है तो लागू होगी, अन्यथा ये चीज़ लागू नहीं होगी। अगर दोनों की जो है तलाक नहीं हुआ है तो ये जो धारा है ये लागू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे धारा 376 क्लोजिट सी। ठीक है, 376 क्लोजिट सी, इसमें क्या प्रावधान किया गया? अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किया गया दुष्कर्म अपराध है। धारा 376 क्लोजिट सी में क्या प्रावधान किया गया कि अधिकार प्राप्त द्वारा, अब अधिकार में जैसे भाई आ सकता है, चाचा, ताऊ या फिर पिता, ठीक है, या फिर कहीं पर महिला कार्य कर रही हो तो वहाँ का जो सीनियर है वो, या फिर किसी संस्था में अगर महिला काम कर रही है तो वहाँ का जो संस्था का जो प्रधान है वो, ये टोटल के टोटल जितने भी हैं, अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो वह क्या है? अपराध है। वह क्या है? अपराध है। इसमें दोस्तों जो है सजा का प्रावधान किया गया है क्या? 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है डायरेक्ट इसमें। ठीक है, फिर है धारा 376 क्लोजिट डी, इसमें क्या प्रावधान किया गया? यदि किसी महिला का सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। बलात्कार यदि सामूहिक रूप से, यदि किसी महिला का सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है
किया जाता है तो वह अपराध है। क्या है? अपराध है। इस अपराध के लिए सजा क्या है? सजा क्या है? कम से कम की यदि बात करें तो आजीवन कारावास। ये तो कम से कम है, इसमें इससे कम कोई सज़ा नहीं हो सकती। आजीवन कारावास। और बात करें अधिक की तो इसमें आपको जो है फांसी की सज़ा भी हो सकती है। फांसी की सज़ा का प्रावधान है इसमें। ठीक है दोस्तों जो इसमें हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा महिलाएं बाल अपराध से संबंध रखता है। ठीक है, मेरा लक्ष्य कतई नहीं है किसी महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसे अन्यथा मत लेना। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।